साथ में जनता जनार्दन और साथ में प्रबुद्ध नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। या लगना चाहिए कि अटल जी की धरती है, लखनऊ की सरजमी है। भारत माता की, भारत माता की। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक जन के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, संवेदनशील और जुझारू मेहनतकश अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पार्टी के साथ अपने आप को समावेश करते हुए हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और बिहार से सांसद और पूर्व मंत्री सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे सह प्रभारी श्री वाई सत्या कुमार जी, जो हमारे यहाँ के राष्ट्रीय मंत्री और सह प्रभारी हैं, हमारे दिनेश शर्मा जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे महामंत्री और आज के कार्यक्रम के मंच संचालक गोविंद शुक्ला जी, हमारे दुष्यंत जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और यहाँ लखनऊ में भारत रत्न सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक सज्जन बंधुओं, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मुझे आज भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली उस प्रदेश में आने का मौका मिला। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की कर्मस्थली, हमारे महापुरुषों के द्वारा जो दुनिया को दृष्टि दी गई ऐसी कर्मस्थली में आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। महर्षि वेदव्यास जी की धरती, हमारे संत रविदास जी की धरती, और अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखें तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की धरती, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की धरती, हमारे वैचारिक दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने वाले सम्मानीय दीनदयाल जी की धरती और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप सबसे अपनी वक्तव्य को शुरू करता हूं। मित्रों, कल ही आज तक का और कार्वी इनसाइट्स का एक पॉल सर्वे आया है, जिस सर्वे में देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को आज तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया है और उनको लोकप्रियता सबसे अधिक हमको देखने को मिली है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आजाद भारत में भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। उसके बाद काफी नीचे आकर के नंबर आता है इंदिरा गांधी जी का और सबसे अंत में आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। ये पॉल सर्वे में एक बात और देखने की है इस सर्वे में कि 17 साल जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री रहने का मौका मिला, 14 साल इंदिरा गांधी जी को मौका मिला, अटल जी को टुकड़ों में 6 साल मौका मिला और हमारे मोदी जी ने तो अभी 6 साल ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन हमारी दृष्टि हमको देखना चाहिए।
और मैं आपके साथ खुशी के साथ ये इजहार करना चाहता हूं कि नंबर 1 मुख्यमंत्री में पोल सर्वे में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं। इनको भी जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं हम सब लोगों को ये सोचने के लिए, विचार करने के लिए, प्रबुद्ध नागरिक जन के तरीके से ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर ये रेटिंग होती कैसे है और क्यों होती है। मित्रों, जो काम, चुनाव तो बहुत लोग जीतते हैं, सरकारें तो बहुत लोग बनाते हैं, नेता तो बहुत लोग बनते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बहुत बनते हैं, लेकिन जो जनता के साथ जुड़ करके दिन रात एक करके जनता की तस्वीर और तकदीर बदलता है, उनको आगे इस तरीके का स्थान मिलता है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, और आपके और हमारे सर्टिफिकेट से कुछ बात नहीं बनती है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। अभी अभी भारत के एक तरीके से मिनी इलेक्शन हुआ। कई जगह पर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, कहीं बाई इलेक्शन हुआ, कहीं प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं बड़े चुनाव हुए, कहीं छोटे चुनाव हुए। धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में ऊपर चुनाव हुआ। लेह की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल की 26 सीटों में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने, इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को धाराशाही कर दिया। वर्षों से हम नारे लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन रणनीति के तहत यह धाराशाही हुआ। क्या कहा कांग्रेस ने? खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, गुपकर का रिजोल्यूशन, प्रस्ताव, इकट्ठे हो जाओ। कोई चीन की बात करे, कोई बोले ये झंडा तो तब उठाऊंगा जब ये झंडा की बात बनेगी। और कहा चुनाव में आना, चुनाव में देखेंगे। वहां के चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तीनों इकट्ठी होकर के आ जाए, बीजेपी उनके वोट शेयर में आगे निकल गई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बांदीपुरा में हम जीते, श्रीनगर में हम जीते। ये कौन से इलाके हैं? जम्मू कश्मीर में हम जीते और सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ये हमको समझना चाहिए। कहां गए वो खून खराबे वाले? क्या कहते थे, क्या विचार था? वहां से लेकर के आप नीचे आ जाइए, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में दुबाका सीट का बाई इलेक्शन था। ऊपर मुख्यमंत्री की सीट है, उस दुबाका के ऊपर बाएं तरफ बेटे की सीट है और नीचे दामाद की सीट है। 3 तरफ से घिरा हुआ है और बीजेपी ने बाई इलेक्शन में दुबाका में धमाका कर दिया। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। सरकार उनकी, दामाद मंत्री, बेटा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिलता है। हैदराबाद में हमारे पास 4 सीटें थी। चुनाव हुआ, हम 48 सीट जीत करके आए। 48 सीटें जीत कर। कर्नाटक में हम लोगों ने 18,000 वार्ड जीत लिए, मैक्सिमम नंबर। कर्नाटक में 2 विधानसभाओं की सीट हुई, दोनों की दोनों विधानसभा की सीट बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में 28 में से 22 सीटें जीत ली। उत्तर प्रदेश में से 7 में से 6 सीटें जीत ली। और वो कौन सी सीट थी सचदेव जी, जो हमने कभी नहीं जीती थी? बांगरपुर।
छह हमारी सीट थी, 6 की 6 हमने जीती। बिहार का चुनाव बड़े इंतजार कर रहे थे, आ गया आ गया आ गया, बाद में चला गया चला गया चला गया, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। सबसे हाई स्ट्राइक रेट रही तो वो भी हमारी बिहार में रही। मणिपुर में 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीतती है। अरुणाचल प्रदेश में सारे का सारी सीटें 82% सीट्स भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। नॉर्थ ईस्ट में यह समझना चाहिए। गुजरात में 8 में से 8 सीटें बीजेपी की, और ये 8 सीटें कांग्रेस की थी, ये भी बीजेपी ने जीत ली है। सिलवासा में सारी सीटें बीजेपी ने जीती। राजस्थान में कहते थे किसान है यहां पर, गांव का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां भी विजयश्री हुई। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला, और प्रदेशों में उसका परिवर्तन करने के लिए हमारे नेतृत्व, फिर वो योगी जी हो, फिर चाहे प्रदेश के अन्य नेता हो, उन सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, जिसका उसमें से उसका निचोड़ निकला। ये हमको देखिए समझना चाहिए। कोरोना तो सबके लिए नया था, कोरोना का अटैक तो सबके लिए बराबर था। फर्क इतना था कि अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी और भारत की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ थी। फर्क तो यह था कि यूरोप तो छोटा सा इलाका है, स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था। अमेरिका में हमारा से स्वास्थ्य की सिस्टम अच्छे थे, हम उनके व्यवस्थाओं के बराबर नहीं थे। लेकिन हमारे पास मोदी जी जैसा नेता था जिसने दुनिया को एक दिशा दे दी कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती। सारा अमेरिका, सारा यूरोप कंफ्यूज रहा इकोनॉमिक्स और हेल्थ के बीच में, डोलता रहा। लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, बचाएं कि नहीं बचाएं। नतीजा क्या हुआ? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई और वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। चुनाव का कारण बना, अमेरिका के अंदर मुद्दा बना, और चुनाव में हमको मालूम है कि इस तरीके से उनको दिक्कतें आई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे याद है पार्लियामेंट में कोरोना के आने के पहले 5-7 दिन पहले वो जब बैठे थे तो उन्होंने हम चर्चा में कहा, मैं अस्वस्थ हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसमें हमको कुछ न कुछ देखना पड़ेगा। वो देख सकते थे। और मुझे याद है कि उसके 3 दिन बाद पार्लियामेंट बंद हुई और बाद में फिर जनता कर्फ्यू, और जनता कर्फ्यू के बाद बोल्ड और टाइमली डिसीजन लॉकडाउन का लगा करके देश की 130 करोड़ जनता को बचा। वो लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, घर में चूल्हा जलाती थी, लकड़ी गीली होती थी, धुआं बहुत छोड़ती थी, उस धुएं को अपने साथ जोड़ती थी और तब सुबह की चाय घर वालों को पिलाती थी। ये कहानी गांव की है, और इतने पर भी रुक जाते तो भी मैं मानता। चलिए मैं आपको अपने गांव दिखाता हूं, और पुराने गांव में देखिएगा 20 साल 30 साल पहले कोई न कोई महिला किसी न किसी पेड़ से गिर करके या तो रीढ़ की हड्डी तोड़वाई बैठी थी या पांव की हड्डी तोड़वा करके बैठी थी। ऐसी स्थिति भी हमने देखने को मिली। और आज एनवायरमेंट भी क्लीन, जंगल भी लग रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी बहनें भी 6 बजे सुबह उठ करके सिलेंडर का सिर्फ नॉब घुमाती हैं और चाय घर को पिला देती हैं। ये सशक्तिकरण होता है। और इतना ही होता तब भी मैं मानता हूं। देखिए इन सबके इफेक्ट को समझिए। यही आपको मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहां तो हमारे घर के में काम करने वाली जो बहनें होती थी उनको हमने देखा है, चूल्हे से जब बाहर निकलती थी तो बाहर निकल करके आंखें आंसू बह रहे होते थे, नाक से पानी चल रहा होता था, और कम से कम 200 सिगरेट से 300 सिगरेट का धुआं अपनी छाती में वो ले चुकी होती थी, क्योंकि चूल्हे के बगल में बैठ के फूंक फूंक करके उसको आग जलानी पड़ती। वो कहानी भी हमने देखी। इसका असर उनके फेफड़ों में कितना पड़ता था, आगे चल करके फेफड़ों की बीमारियों में महिलाओं में कमी आएगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर मैं हर दृष्टि से बात करूं, अगर मैं
सौभाग्य योजना की बात करूं, लगभग उसमें भी आप देखिए 1,28 लाख हाउस होल्ड को यूपी में बिजली का कनेक्शन दिया गया। 1,28 लाख, और सारे देश में 2,06,00,000 लोगों को यह कनेक्शन दिया गया। अब फिर मैं ये कहूंगा, मुझे नहीं मालूम आपको कितना मालूम है और आप कितना जुड़े। हमारे यहां जब गांव में कोई नया मकान बनाता था और उसका मकान अगर 50 मीटर दूर होता था, क्योंकि वो अपने खेतों में बनाएगा गांव में मकान, तो उसको बिजली का कनेक्शन लेना होता था तो जेई पूछता था, तार है तेरे पास? नहीं, तो बोला तार खरीद के आ। तो पहले तो 6 महीने इसी में दौड़ाता था कि हजूर मैं गरीब आदमी तार कहां से लाऊं। फिर बोलता था जूनियर इंजीनियर, अच्छा एक काम कर, आधी मैं दूंगा आधी तू खरीद ले। फिर बड़े रोड में ये भी कहते थे कि गांव वालों को बुलाना, खंबा ले जाना, खंबा वहां लगा देना, हमारा जेई आएगा बिजली का कनेक्शन दे जाएगा। ये होता था कि नहीं होता था? आज सौभाग्य योजना में मोदी जी ने कहा घर का कनेक्शन लगाने का काम आपका और बिजली और खंबा देने का काम सरकार का। हम आपको बिजली लगाएंगे और 1,28,00,000 लोगों के घरों में उत्तर प्रदेश में बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। अब बिजली सिर्फ बिजली नहीं होती है, बिजली का मतलब विकास होता है, बिजली का मतलब पढ़ाई होती है, बिजली का मतलब टेलीविजन होता है, बिजली का मतलब फ्रिज होता है, बिजली का मतलब विकास के दृष्टि से उसके आयोजन होता है, ये एम्पावरमेंट होता है, जिस काम के लिए हम वर्षों तक वंचित रहते थे। 18,000 गांव 2014 तक बिजली के बगैर थे। 18,000 विलेजेस। मोदी जी ने तय किया कि 1,000 दिनों के अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। हुए। जब नीतियां तय होती हैं और नीतियों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें से जरूर काम होकर के आगे बढ़ता है। उसी तरीके से लगभग 8,56,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किस्तें दी गई हैं। 2,000 रुपए अभी अभी उनके 18,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ किसानों के लिए। यह छोटी घटना नहीं है मित्रों, इसको समझना होगा कि यह किसान से के लिए कितने हद तक और किस तरीके से यह परिवर्तन लाने में अपना योगदान कर रहा है, वो हमको समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर विकास के दृष्टि से, तो मैं कई बार, ये बड़ा प्रदेश है इसलिए यहां बड़े काम होते हैं और बड़े काम होने भी चाहिए, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि योगी जी जिस तरीके से केंद्र की स्कीमों में पूरा योगदान करते हैं और इनको जो योगदान मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है उसके चलते जो विकास होता है उसको भी समझना चाहिए। न्यू भावपुर से लेकर खुर्जा के सेक्शन की ईस्टर्न डेडिकेटेड बना है, इसका इनॉग्रेशन फ्रेट कॉरिडोर बना है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने 29 दिसंबर को किया है। अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का पैकेज हुआ है उसमें 7,725 करोड़ रुपए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आपको मिल रहा है, जो लगभग 2.8 लाख जॉब्स को क्रिएट करेगा। उसी तरीके से अभी अगर हम देखें तो ये जो यहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण बेनिफिशियरी की दृष्टि से 2,691 और लगभग 6.1 लाख पीएम ग्रामीण बेनिफिशियरीज को उत्तर प्रदेश में लाभ मिला है। अगर हम आगरा मेट्रो की बात करें तो 7 दिसंबर को उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है, उसका भी काम चला है और वो 29.4 किलोमीटर लेंथ का 8,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहा है। उसी तरीके से 6 लेन प्रोजेक्ट 73 किलोमीटर वाराणसी प्रयागराज सेक्शन का, उसका भी काम चला है। उसी तरीके से विंध्याचल में 5,555 करोड़ रुपए का 22 नवंबर को विंध्याचल प्रोजेक्ट्स में भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसके भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होकर के वो काम शुरू हुआ है। एक जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से झड़ी लगी हुई है कार्य के विकास के दृष्टि से। मैंने पहले ही बताया आपको, यहां किसान में अपने टॉयलेट्स के दृष्टि से स्वच्छ भारत में कितना काम हुआ है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास की तो कहानी है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में भी उत्तर प्रदेश ने एक अपना परिवर्तन दिखाया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके पहले भी सरकारें थी। यह सरकार आएगी तो इनकी गुंडागर्दी चलेगी, वो सरकार आएगी तो उनकी गुंडागर्दी चलेगी। ये क्या तरीका था? क्या साधारण आदमी कहां जाए, कभी सोचा था? लेकिन हां, हम ये बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो छोड़िए, नेताओं को भी समझ में आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या है।
और जीरो टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पूरी योजनाओं के साथ काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मित्रों, हम विकास की दृष्टि से हम बहुत सी बातें आपसे कह सकते हैं। उसी तरीके से रिलीजियस रिवाइवलिज्म, टूरिज्म की दृष्टि से कहीं दीपोत्सव बन रहा है, कहीं प्रयागराज का कुंभ हो रहा है, कहीं कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही है, और सभी कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देकर के काम हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो यह भी जो जिसको हम कहते हैं कि एक रिवाइवलिज्म की दृष्टि से जो काम हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, मैं अपने सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, जिंदा समाज वो होता है जो अच्छे लोगों को शाबाशी दे, और जो गलत लोग हैं उनको घर में बैठने आने का इंतजाम करे। इसको जिंदा समाज कहते हैं। हम तो काम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हम सरकार के साथ खड़े होकर के दिन रात काम कर सकते हैं। ये कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास इतनी बड़ी फॉलोइंग हो और वो लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर से बाहर निकल करके कोरोना की चिंता न करते हुए लोगों की चिंता के लिए जुट जाए? वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको समझना चाहिए। और छोटा काम नहीं किया। 25 करोड़, 20 करोड़ फूड किट और 25 करोड़ फूड पैकेट प्रतिदिन, घरों से 500 फूड पैकेट बनकर के निकलना और वो निकल करके लोगों तक देना। आपने तस्वीर देखनी, आपने वो ई बुक देखना जिसमें वो काम हुआ है, किस तरीके से लोगों ने काम किया है। तो सारी पार्टियां, उस दिन तो लॉकडाउन थी, अभी तक लॉकडाउन है, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के सिवाय और कुछ नहीं करते, आज भी नहीं करते। इसलिए जिंदा समाज का काम है कि जो काम करते हैं उनको शाबाशी दें और इनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रखें। इसकी भी चिंता आप करें, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो बोलो सोनियाल, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। ये अटल जी की कर्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया कि विचार की दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार को लेकर अंत्योदय योजना से लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। आप सब लोग ऐसे राजनीतिक दल को, ऐसी सरकार को समर्थन बनाए रखेंगे, उसको और शक्ति प्रदान करेंगे, उसको और ऊर्जा प्रदान करेंगे। और पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य सत्ता पर बैठने का नहीं है। हम उन लोगों में से हैं कि हम 2 दिन रहे न रहे, लेकिन विचार रहना चाहिए, देश रहना चाहिए और देश को प्रगति करना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम लोगों को ताकत प्रदान करें और हम उस ताकत का सदुपयोग करते हुए अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की सेवा के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने हमारे उत्तर प्रदेश को 2 दिन का अपना अमूल्य समय देकर के प्रवास किया। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।